सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पीएमई की यूनिट 3, जो कि हमारी वन शॉट रहने वाली है, जिसके अंदर हम पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और हम पीवाई की उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैंने बेसिकली मतलब जो 7 सेमेस्टर के 2 पेपर लिए हैं और 8 सेमेस्टर के 2 पेपर लिए हैं, क्योंकि जो पीएमई सब्जेक्ट है हमारा दोनों ही सेमेस्टर में होता है, 7th में भी होता है और 8th में भी होता है। तो देखो, इस यूनिट का नाम है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब तक हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के अंदर ज्यादातर जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड थे। लेकिन इस यूनिट के अंदर हम जो टॉपिक स्पेसिफिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स जो है आज हम कवर करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। और उसके आगे मैंने ये भी मेंशन किया है कि टॉपिक ये वाला जो है वो कितनी बार पीवाई की उसके अंदर आया हुआ है। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड इट्स टाइप जो है हमारे 5 बार पीवाईक्यू उसके अंदर पूछे गए हैं। और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारी 4 बार पूछी गई है। तो काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है इनकी। जो हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल है इसके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग भी हमारे जो है पीवाईक्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से कवर किया है कि आपको काफी इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, है ना? तो प्लीज यार, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट के बारे में बीटेक वालों को बहुत अच्छे से पता होता है, जब अभी सब लोग अपना मेजर प्रोजेक्ट जो है उसे बनाने में लग रहे होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और जब हम खत्म करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमें जो है प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है। अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है अच्छे से इन गिवन टाइम फ्रेम। और अगर नहीं करते तो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। ये हमारा बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंदर हमारा क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो प्लानिंग आती है प्रोसेस की, प्रोजेक्ट की। एक हमारी ऑर्गेनाइजिंग आती है, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। अब आपने एक गोल डिसाइड किया है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उसके अंदर हमारे कुछ फेसेस होते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले प्लान करते हो कि आपको क्या बनाना है, कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है और कब तक कंप्लीट करना है। फिर आप क्या करते हो, जो भी रिसोर्सेज है उन्हें ऑर्गेनाइज करते हो। और फिर जो भी आपने प्लान किया है उसके बेस पर आप एग्जीक्यूट करते हो। अब जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो आप उस समय पर अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हो और एक अपने स्पेसिफिक जो गोल है उसे कंप्लीट करते हो इन गिवन टाइम फ्रेम। उस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में समझें, एक एग्जांपल से समझें, तो जैसे हमारा एक कॉलेज का प्रोजेक्ट होता है, बिल्कुल उसी की तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है। फिर हम क्या करते हैं, अपने जो टीममेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर 4 जने थे जो कि हम लोग थे। उसमें से सबको एक एक काम दे दिया था कि तुम भाई फ्रंट एंड देखोगे, तुम बैक एंड देखोगे। 2 बंदे फ्रंट एंड देखेंगे, 2 बंदे बैक एंड देखेंगे, ऐसे काम दे दिया था, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से टास्क दे दिए। फिर क्या किया, उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया अपने वर्क को और सबमिट कर दिया ऑन टाइम, ठीक है। तो ऐसा मतलब प्रोजेक्ट की, अगर कॉलेज प्रोजेक्ट की बात करें तो स्टार्ट करते हैं और बीच में ऐसा कुछ होता नहीं है और लास्ट में सीधा प्रोजेक्ट बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि बीच में जब जो काम असाइन किए जाते हैं वो तो बंदा करता नहीं है, ठीक है। और फिर बहुत ज्यादा ऐसे लोड आ जाता है क्योंकि हम मैनेज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर होता है उस हिसाब से अगर हम मैनेज करें तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बन पाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोप्स की, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर है। तो देखो, ये पूरी सारी चीजें कवर करता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, चाहे वो प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, मॉनिटरिंग हो या कंप्लीशन हो। तो देखो, आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो तो उसके अंदर प्लानिंग भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कि आप क्या करोगे एंड कब करोगे और कैसे करोगे, ठीक है। ये आपको, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफाइन होने चाहिए जब भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्लान कर रहे हो। फिर आता है हमारा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर जो भी आपने प्लान करे हैं ये वाले टास्क, उनको आप क्या करते हो, कैरिंग आउट करते हो, मतलब कि इन्हें करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा मॉनिटरिंग, चेकिंग प्रोग्रेस एंड फिक्सिंग इशू। जो भी आपका प्रोग्रेस है उसे चेक करना और कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसे फिक्स करना, ठीक है। फिर आता है हमारा कंप्लीशन। अगर आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है और आपका जो प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट है, वो आप डिलीवर कर देते हो, ठीक है। तो ये 4 जो होते हैं वो हमारे स्कोप होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका जो बेटर प्लानिंग होगी आपके पास, और आप कंप्लीशन अपना जो टाइम है गिवन टाइम फ्रेम उसके अंदर कंप्लीट कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट को। तो देखो, आपकी जब बेटर प्लानिंग होगी तो आप जो कंफ्यूजन है और जो डिले है उन्हें अवॉइड कर सकोगे, और आप जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इफिशिएंटली और काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। जिससे कि आपका पैसा और जो आपका टाइम है और जो एफर्ट्स है वो बचेंगे, ठीक है। फिर हमारे जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो किया नहीं है, बीच में सारी चीजें भूल चुके हो, तो आपका जो है ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट डिले हो जाए, तो वो रिस्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो क्वालिटी है, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आपकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है हमेशा प्रोजेक्ट की, ठीक है। और आप अपना जो सक्सेसफुली गिवन टाइम में प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाते हो, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है, और ये कोई भी ऐसा भाई रूल तो है नहीं कि आपको यही लिख के आनी है, आपको भी पता ही है, आप अपने हिसाब से बनाकर भी लिख कर आ सकते हो। तो इस टॉपिक के ऊपर जो हमारा पीवाईक्यू पूछा गया था वो ये था, एक्सप्लेन द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आप सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझाओगे, फिर आप इंपॉर्टेंस बताओगे, और फिर आप नीड बताओगे। तो नीड ये है कि आपको प्रोजेक्ट मैन इसके लिए जरूरी होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं वो आप गिवन डेडलाइंस के अंदर कंप्लीट कर पाओ, ठीक है, अचीव कर पाओ, और आप मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को अवॉइड कर सको, और आप रिस्क को और जो अनसर्टेनिटीज आती हैं उन्हें रिड्यूस कर सको, ठीक है। इसके लिए आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कंप्लीट हो गया, और मैंने पीवाईक्यू भी बता दिया जो सा पूछा गया था, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? जैसे कि एक कंपनी का मैनेजर मैनेजर होता है जो कि हर एक चीज कंपनी की मैनेज करता है, जैसे कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज की जो भी दिक्कत है उन्हें मैनेज करेगा, जो भी प्रोजेक्ट है उन्हें मैनेज करेगा। वैसे ही एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर नाम से ही पता चल रहा है वो एक ऐसा बंदा जो कि प्रोजेक्ट को क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। अब मैनेज करने अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? मैनेजिंग मैनेजिंग के अंदर आती हैं। तो वही सारे काम कौन कर रहा होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होगा। तो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या हो जाता है, समझते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड क्लोजिंग अ प्रोजेक्ट in a given time frame. Basically, they ensure that the project is completed on time, within budget and meets the ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर एक भाई बंदा हो गया जो कि पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज है उन्हें मैनेज करता है, जो भी बजट है उसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसे इंश्योर करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, काफी बार पीवाईक्यू के अंदर पूछी जाती हैं, तो अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो प्लानिंग होती है, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक रोड मैप तैयार किया जाए जिससे कि प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है, और वो जो रोड मैप है हर एक टीममेट को समझ में आ रहा हो। फिर आता है टीम मैनेजमेंट, जो भी टास्क हैं वो उस बंदे को दिए जाएं जो कि उस टास्क को कंप्लीट कर सके, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेशन, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें आप पहले तो सबसे पहले बजट को मैनेज करो, टाइम को और मैन पावर्स को अच्छे से मैनेज करके रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है जो भी आपकी गिवन प्रॉब्लम्स है उनको, और उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है, जिससे कि रिस्क ना आए, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का बात मतलब ये है कि आपका जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में है, मतलब कि वो काम उस पे हो रहा है, तो आप चेक करते रहो कि आपका जो काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी है क्या नहीं है। इससे क्या होता है, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाता है, ठीक है। अगर आप ढीला काम करोगे तो भाई आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी प्रोजेक्ट की, ठीक है। फिर वो लास्ट में जाके अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग तो आपको पता ही होगा कि ट्रैक रखना, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसे फिक्स करना, ठीक है, वो भी चीजें करनी होती है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की। अब यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बना था वो देख लो, व्हाट डज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डू, डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारा क्वेश्चन आया था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, जो कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारा अब तक 4 बार पूछा गया एग्जाम में, 4 पेपरों में चारों बार, मतलब कि हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको नाम से पता चल रहा होगा, जब भी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से लेकर एंड होने तक जो पूरी एक लाइफ साइकिल होती है, कौन कौन से ऐसे स्टेजेस होते हैं जहां से प्रोजेक्ट हमारा गुजरता है, और उसको हमें फॉलो करना होता है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो देखो, हम देखते हैं यहाँ पर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोजेक्ट
गोज थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। जब आपके पास एक मतलब रोड मैप होता है ना, एक स्टेजेस डिफाइन होते हैं कि पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, तो थोड़ा इजी हो जाता है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, प्लान करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे स्टेजेस को समझेंगे और मैं उसके साथ एक एक एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए और आपको याद रहे। ठीक है, तो स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया, मैं भूल गया हूँ, है ना। आप है ना यहाँ पर डायग्राम भी बनाकर आ सकते हो, पांचों स्टेजेस का ऐसे बना देना, मतलब कि एक स्टेज यहाँ पे फिर दूसरा कनेक्ट करके ऐसे मतलब पूरा एक डायग्राम बना देना। ठीक है, जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बन जाए। तो देखो यहाँ पर पहला होता है हमारा इनिशिएशन स्टेज, जो कि हमारा पहला स्टेज होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये पता करते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट का आइडिया लाए हैं वो रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल है या नहीं है। हमारे पास जो टेक्निकली पॉसिबिलिटी रिसोर्सेस हैं या फिर जो हमारे पास लोग हैं, उनके द्वारा वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर वो पॉसिबल ही नहीं है तो उस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना, अपनी टाइम वेस्ट करना वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर चेक किया जाता है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट आइडिया, गोल्स एंड फिजिबिलिटी, आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स एंड की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आइडिया था, जो गोल्स थे और जो फिजिबिलिटी थी, फिजिबिलिटी का मतलब वही है कि आप चेक कर रहे हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, अ कंपनी डिसाइड टू डेवलप अ मोबाइल ऐप एंड एक्सेस इफ इट फाइनेंशियली टेक्निकली पॉसिबल। तो मतलब एक कंपनी एक मोबाइल ऐप बनाना चाहती है और वो पहले इस स्टेज के अंदर ये डिसाइड करेगी कि आपका जो मोबाइल ऐप है वो फाइनेंशियली और टेक्निकली पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, आपका मतलब कि बजट तो आपका 2 लाख का है और आपका जो मोबाइल ऐप है वो 5 लाख का बनने को हो रहा है, तो भाई आप पॉसिबल ही नहीं है वो बनाना, क्योंकि आपके पास इतने फंड्स ही नहीं है। तो आप पहले फंड्स पे काम करोगे फिर आप इस आइडिया पे आओगे। ठीक है, तो आपका ये इनिशिएशन स्टेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग में क्या होता है, आप एक रोड मैप तैयार करते हो जिसके अंदर आपका टाइमलाइन मेंशन होता है, आपका टोटल बजट मेंशन होता है, आपका कौन सा बजट, कितना आपका पैसा किस रिसोर्स के अंदर लगने वाला है वो भी मेंशन होता है, और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो भी मेंशन होते हैं। तो मतलब बेसिकली एक पूरा रोड मैप तैयार होता है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो नेक्स्ट वाले स्टेज के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा रिस्क असेसमेंट एंड डिफाइनिंग रोल्स। ठीक है, अब आपने एक रोड मैप तो तैयार कर लिया, इस स्टेज के अंदर ही होता है ये भी। आप फिर एक रिस्क असेसमेंट रखते हो, मतलब कि बेसिकली एक डेडलाइंस रखते हो कि हमें इस तारीख तक इतना काम कंप्लीट करना है, और जो भी काम है वो किस बंदे को कौन सा काम देना है वो भी रोल्स भी डिफाइन कर देते हो। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने डेडलाइंस डिफाइन कर दी और अपने टीम मेंबर्स को जो टास्क है वो असाइन कर दिया। ठीक है, और आपने एक कॉस्ट भी एस्टिमेट कर ली कि आपकी एक मतलब कि यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रोजेक्ट के लिए आपने टीम मेंबर्स को काम असाइन कर दिया, डेडलाइन मेंशन कर दी और कॉस्ट भी देख ली कि इतना खर्चा आने वाला है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज जो कि होता है हमारा एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन स्टेज के अंदर बेसिकली जो भी आपने प्लानिंग स्टेज के अंदर काम रोड मैप बनाया है उस पर आप क्या करोगे, काम करोगे और एग्जीक्यूट करोगे काम को। ठीक है, तो देखो, एक्चुअल वर्क स्टार्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान। जो भी आपका प्लान आपने बनाया था, जो भी पेपर पे आपने बनाया था, अब आप उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन टू ट्रैक प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब आपने एक बार काम तो स्टार्ट कर दिया है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो क्या करेगा, टीममेट से बात करेगा, टीममेट्स आपन आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और मॉनिटरिंग होगी उसकी, और कम्युनिकेशन भी होता रहेगा, जो भी आपका काम होता रहेगा। ठीक है, जब आपका काम बीच में कोई अगर इशू आएगा तो उसे रिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन स्टेज के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की एक टीम है जो कि मतलब कि एक प्लान था पूरा, जैसे कि आपने ना फिग्मा पर डिजाइन बना लिया, वो आपका प्लानिंग पूरा आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी जो कोडिंग है उसे स्टार्ट कर दोगे और आप जो यूआई वगैरह क्रिएट करना है स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और अगर कोई भी बग आएगा तो उसे चेक किया जाएगा। तो एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर बेसिकली ये काम हो रहा होता है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, देखो आपने एग्जीक्यूशन में जो काम हो रहा है ना उसी समय पर हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग काम करता है। ट्रैकिंग प्रोग्रेस टू इंश्योर प्रोजेक्ट स्टेज ऑन शेड्यूल एंड विद इन बजट। ठीक है, ऐसा ना हो बजट के बाहर चले जाए और आपकी डेडलाइंस के बाहर चले जाए। ठीक है, तो इसे मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इफ नीडेड, अगर कोई भी एडजस्टमेंट है कि भाई कोई बंदा अगर ये काम नहीं कर पा रहा तो उसे चेंज कर दिया जाए, या फिर थोड़ा बजट के ऊपर जा रहा है तो उसे थोड़ा कम किया जाए। अगर थोड़ा बजट हमारा मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो उतना बजट लाया जाए। तो ऐसे मतलब क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग हो यहाँ पर और मॉनिटरिंग भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ये स्टेज के अंदर ये होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है
A project manager noticed delays in software development and relocate resources to speed up progress. कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने मतलब नोटिस किया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर थोड़ी डिले आ रही है, तो उसने जो रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा रिलोकेट किया और नए रिसोर्सेज लाए जिससे कि स्पीड अप हो सके और प्रोग्रेस हो सके, ठीक है, मतलब कि जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो पाए। तो ये हमारा होता है फोर्थ स्टेज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज जो कि लास्ट स्टेज होता है, क्लोजर स्टेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट पूरा फाइनली कंप्लीट हो जाता है, उसका एक फाइनल रिव्यू होता है, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है, मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार होती है, और जो भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है, यानी कि सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है। और इवेल्युएट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, सक्सेस को, एंड लर्निंग फ्रॉम चैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि मतलब बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार होती है कि हमने उससे क्या सीखा और कैसे कैसे हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हुआ, ठीक है, इवोल्यूशन मतलब कि चेक किया जाता है उसे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पांचों स्टेजेस। एक एग्जांपल और है यहाँ पर, डिलीवरिंग अ कंप्लीटेड वेबसाइट टू द क्लाइंट एंड कलेक्टिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई भी क्लाइंट के थ्रू फीडबैक आता है तो उसे भाई लिया जाता है और उसे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल क्या होती है, कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वेरियस स्टेजेस पूछे लाइफ साइकिल के, है ना, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के पूछे हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर जस्टिफाई करने को बोला है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को, है ना, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट को। तो बेसिकली यहाँ पर इन चारों आप पढ़ सकते हो, इन चारों के अंदर आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को ही समझा कर आना था, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन पूछे गए थे 4 साल के अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। तो अप्रेजल से आपको क्या समझ में आता है, जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसके पहले हम एक मतलब चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पॉसिबल है क्या नहीं। जैसे कि हमने इनिशिएशन फेज के अंदर किया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा पॉसिबल है क्या नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ हमारे टाइप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हम बनाने का सोच रहे हैं, जो हमारा आइडिया है, वो हमारा सही भी है या नहीं है, ठीक है, कि हम टेक्निकली या फाइनेंशियली उसे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी को हम बेसिकली अप्रेजल कहते हैं, ठीक है। अब वो अप्रेजल हमारा कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरी एक टीम है 4 बंदों की और हम एक प्रोजेक्ट लाते हैं, तो सबसे पहले मैं एक अप्रेजल लूंगा कि मेरी जो टीम है वो टेक्निकली मतलब इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्निकली अप्रेजल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स मतलब सॉफ्टवेयर के होते हैं, वो हमारे ऐसा भी हो सकता है ना, मैकेनिकल कोई प्रोजेक्ट है वो हमारा एनवायरनमेंट पे क्या मतलब इफेक्ट डालेगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो इन्वायरमेंटल अप्रेजल है या नहीं है, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए सही है क्या नहीं है। अगर उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो प्रोजेक्ट सही नहीं है। तो एक इन्वायरमेंटल अप्रेजल होता है। ऐसे ही एक हमारा मार्केट अप्रेजल होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में लाने के बाद हमें प्रॉफिट देगा भी क्या नहीं देगा, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीजें जो अप्रेजल होता है ना, वो हमारा जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उससे पहले हमें करना होता है, ठीक है। तो चलो प्रोजेक्ट अप्रेजल आपको एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बिफोर इन्वेस्टिंग टाइम मनी एंड रिसोर्सेज इनटू इट, ठीक है। मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है उसे चेक किया जाता है, ठीक है, इवेल्युएट किया जाता है। तो देखो, इट हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर अ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, मॉडिफाइड और रिजेक्टेड बेस्ड ऑन इट पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क। आप अप्रेजल के अंदर उसके जो बेनिफिट्स और रिस्क हैं उन्हें फाइंड आउट कर लेते हो, और उसके बेस पर ही आपको पता लग जाता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेड होगा या फिर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि मॉडिफाइड होगा, या फिर उसके अंदर आप वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि वो रिजेक्ट होने वाला है। तो आपको अप्रेजल के अंदर वो पता लग जाता है, ठीक है। तो अप्रेजल आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपको इसकी फिजिबिलिटी पता चल जाती है, आपको इससे जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब आपको एक पता लग जाएगा कि आपका पॉसिबल है कि नहीं, तो आपको रिस्क इतना ज्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। और आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं, इसमें ऑप्टिमाइज हो पाते हैं, और आपकी जो सक्सेस रेट है वो भी इंप्रूव होता है, मतलब कि बढ़ जाता है थोड़ा, ठीक है। अब हमारे जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है टेक्निकली, एक होता है इन्वायरमेंटल, एक होता है हमारा मार्केट, और एक होता है मैनेजर। तो देखो मैं 3 तो आपको बता भी चुका हूँ। मैनेजर में क्या होता है कि आपकी जो टीम है उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये चारों हम एक एक करके पढ़ेंगे और चारों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा क्या, टेक्निकल अप्रेजल। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो टेक्निकली आपके जो मतलब आपकी जैसे कि टीम वो टेक्निकली कितनी स्किल है उसे बनाने में, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। इट इज द इवोल्यूशन ऑफ
of a technical aspect of a project to check whether the proposed project is technically feasible and practically implementable using the available resources, equipment and expertise। ठीक है, कि आपके पास ऐसे इक्विपमेंट है भी कि नहीं, उसे आप मतलब कर पाओ। ठीक है, जैसे कि आपने मतलब एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि हम लोग एक एनिमेटेड स्टोर बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि क्लोथिंग ब्रांड बनाएंगे कोई, वो पूरी की पूरी एनिमेशन पे बेस होगी। ठीक है, लेकिन आपके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है जो कि वो एनिमेशन जनरेट कर पाए या फिर बना पाए। ठीक है, तो अब वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप चेक करते हो कि आपके पास ऐसे टेक्निकली जो रिसोर्सेज हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं या फिर एक्सपर्टीज हैं, वो है क्या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब ये कौन से आंसर का हमें कौन से क्वेश्चन का हमें आंसर देता है कि कैन दिस प्रोजेक्ट बी बिल्ड ऑन एंड ऑपरेटेड इफिशिएंटली विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होता है टेक्निकल अप्रेजल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेक्निकल अप्रेजल के। तो देखो ये भी बहुत इजी से हैं, बस मैं आपको रीड करके ही बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इजी है। ठीक है, टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ चूजन टेक्नोलॉजी, जो भी आपने टेक्नोलॉजी चूज करी है वो सुटेबल है भी या नहीं आपके प्रोजेक्ट के लिए। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल मैन पावर, कि आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी है भी या नहीं है। टू वेरीफाई इफ द प्रोजेक्ट लेआउट, प्लांट साइज एंड मशीनरी आर अप्रोप्रिएट, ये भी इसमें वेरीफाई हो जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट का लेआउट है या फिर जो आपका पूरा प्लांट का साइज है जहां पर भी आप करने वाले हो उस प्रोजेक्ट को, या फिर जो आपकी मशीनरी है वो सही भी है या नहीं है। और आप इससे जो टेक्निकल रिस्क और जो चैलेंजेस हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही हमारा टेक्निकल अप्रेजल होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है अप्रेजल का इन्वायरमेंटल अप्रेजल। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड। कि आपका देखो अगर कोई प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, ठीक है, तो आप पहले ये चेक कर लो कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इन्वायरमेंट पर, वो नेगेटिव होने वाला है, वो पॉजिटिव होने वाला है या फिर न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है, तो वो आपको पता लग जाता है तो आप उस पर मतलब काम कर सकते हो। अगर नेगेटिव है तो आप उस पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आगे जाके गवर्नमेंट से दिक्कत आएगी। ठीक है, वो आपका प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा आगे। इट हेल्प एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट एंड फॉलोज ऑल नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये एंश्योर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप उसे प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, और आप लीगल इश्यूज से बचे रहोगे। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इन्वायरमेंट के साथ वो बना रहना चाहिए, इसकी वजह से आप इन्वायरमेंटल अप्रेजल भी करते हो। ठीक है, हेल्प इन गेटिंग गवर्नमेंट क्लियरेंस। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट क्लियरेंस तो चाहिए ना, अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। बेसिकली इन्वायरमेंटल अप्रेजल के अंदर जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करते हो, कि आप ये डिसाइड करते हो कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है भी या नहीं है, कि वो मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो आप स्कोप में देखते हो कि कौन से इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को मतलब अफेक्ट कर रहा है आपका प्रोजेक्ट, एयर को, वाटर को, नॉइस को, बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, जब उसमें आपको पता लग जाता है तो आप ये देखते हो कि इम्पैक्ट असेसमेंट, कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जैसे मैंने आपको बताया था न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो दिक्कत की बात है। माइटिगेशन मेजर्स, ठीक है, कि आपका जो जैसे कि अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो उसे किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है और किस तरीके से उसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसके वेज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर। फिफ्थ स्टेप होता है हमारा पब्लिक कंसल्टेंस। ठीक है, मतलब कि टेकिंग फीडबैक फ्रॉम पीपल हु मे बी अफेक्टेड, कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी बंदे वहां पर अफेक्ट हो रहे हैं उनसे एक बार फीडबैक ले लिया जाए कि किस तरीके से उसे इम्प्रूव किया जा सकता है या किस तरीके से उसे मतलब अफेक्ट ना हो उस तरीके से बनाया जा सकता है। रिपोर्टिंग, अब क्या करोगे, इतना हो गया, अब आप एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट तैयार करोगे विथ ऑल फाइंडिंग एंड सजेशंस। ठीक है, फिर रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, की ऑथोरिटीज गोज थ्रू द रिपोर्ट एंड डिसाइड अप्रूव और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली, अब ऑथोरिटीज जो है उस पर डिसीजन ले पाएंगी कि उन्हें क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है। फिर आता है हमारा मॉनिटरिंग, रेगुलर चेक करते रहो अपने जो प्रोजेक्ट है कि उससे कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या बोलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, रूल्स आर फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, वो फॉलो होते रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन आया था, इलिस्ट्रेट द टर्म इन्वायरमेंटल अप्रेजल, डेमोन्स्ट्रेट द मेन स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट
असेसमेंट, ये हमारा पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट हमारा अप्रेजल का जो टाइप है वो है हमारा मार्केट अप्रेजल। अब मार्केट अप्रेजल क्या होता है, ये भी बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जब भी आप अपना कोई भी जो ला रहे हो प्रोजेक्ट, वो हमारा मार्केट के अंदर सक्सेसफुली हो भी चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, वो आप पहले ही चेक कर लेते हो, ठीक है। जो आपकी डिमांड होती है उसकी, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, वो चेक करके, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द डिमांड, competition and potential success of a project, product or service in the market before launching a project। जो भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, उससे पहले ही आप एक बार मार्केट के अंदर चेक तो कर लो कि उसकी जरूरत है भी या नहीं है ना। आप उसकी डिमांड कितनी है, और आपके जैसा ही काम और कौन कौन लोग कर रहे हो, आपका कंपटीशन कौन है, और आपकी पोटेंशियली सक्सेस कितना है, कि प्रोडक्ट आपका कितना सक्सेस हो पाएगा, वो आप एक बार चेक कर लेते हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन बेस्ड ऑन रियल मार्केट डेटा, ठीक है। जब आपके पास रियल मार्केट डेटा आ जाता है, फिर आप चेक कर लेते हो कि आपको पैसा लगाना भी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर या फिर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। वो वर्थ इट है भी या नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको भी पता है कि आप फ्यूचर की जो डिमांड है उसे फोरकास्ट कर पाते हो, और आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपके जो टारगेट कस्टमर है वो कौन से हैं, ठीक है। और आप एनालाइज कर पाते हो अपने जो आसपास का कंपटीशन है उसको, और आप जो बिजनेस फेलियर्स हैं उन्हें अवॉइड कर पाते हो, कि आपने एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और आपने मतलब रियल वर्ल्ड में जाकर देखा ही नहीं कि उसकी जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने वो देखा था शार्क टैंक के अंदर, वो जो ग्लास के ऊपर सिपर आ रहा था, ठीक है, उसने देखा ही नहीं भाई मार्केट के अंदर उसकी जरूरत है भी या नहीं है, उन्होंने लॉन्च कर दिया और फिर गिरा वो, ठीक है। अब आता है हमारा की स्टेप्स इन मार्केट अप्रेजल। अब कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, मार्केट के अंदर जाकर रिसर्च करो, सर्वे करो, ठीक है, कि कलेक्ट डेटा, व्हाट कस्टमर प्रेफर, प्राइसिंग, डिमांड एंड एक्सेट्रा, कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी प्राइसिंग कितनी, मतलब एक रेंज कितनी है उसकी, और डिमांड है भी या नहीं है, ठीक है। फिर आप करो डिमांड फोरकास्टिंग, प्रिडिक्ट करो फ्यूचर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर्विसेज। अब यहाँ पर आपको ना डेटा तो मिल गया होगा, ठीक है, कि मतलब इसकी जो डिमांड है वो 100 प्रोडक्ट की है या फिर 200 प्रोडक्ट की है, या फिर कितनी है, ठीक है, रेंज कितनी है। फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बेस पर एक मतलब फोरकास्ट कर सकते हो, मतलब फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा कस्टमर एनालिसिस, कि आपके जो कस्टमर की नीड्स को समझो, उसकी हैबिट्स को समझो, और उसके बाइंग बिहेवियर को समझो, कि कब वो खरीदता है, कौन सी सीजन में खरीदता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कस्टमर की, ठीक है। फिर अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उन्हें एनालाइज करो, उन्हें जो एग्जिस्टिंग है उन्हें स्टडी करो, और उनके प्रोडक्ट को समझो, उनकी प्राइसिंग को समझो, और उनकी स्ट्रेटेजीज को भी देखो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो सक्सेसफुल है भी या नहीं है, ठीक है, और किस वजह से सक्सेसफुल है वो भी समझो, ठीक है। फिर आता है हमारा सेल्स एस्टिमेशन, आपकी जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो उसकी एक एस्टिमेशन भी निकाल लो कि हम इतनी सेल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस को भी आपको समझना पड़ेगा, जो भी आपका करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको रिस्क को समझना पड़ेगा, और कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रुक जाए, ठीक है, उन बैरियर्स को भी आपको समझना पड़ेगा और उन्हें ओवरकम मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे 6 स्टेप होते हैं मार्केट अप्रेजल के। नेक्स्ट अप्रेजल का जो हमारा टाइप है वो है हमारा मैनेजरियल अप्रेजल। मैनेजर अप्रेजल नाम से ही पता चल रहा है, जो मैनेजमेंट आपकी टीम होगी उसे आप समझ लो कि वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम और लीडरशिप टू आइडेंटिफाई, प्लान, एग्जीक्यूट एंड स्टीयर अ प्रोजेक्ट और बिजनेस, ठीक है। कि आपकी जो मैनेजमेंट टीम है वो आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान कर पाएगी, या फिर एग्जीक्यूट कर पाएगी, या फिर एक रास्ते पर, मतलब कि अ, अगर आपका प्रोजेक्ट इधर उधर चले जाता है तो वो सही मार्क पे ला भी पाएगी या नहीं ला पाएगी, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपने प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा बड़ा बनाने का सोच लिया, बट आपकी जो टीम है वो अच्छी नहीं है, वो मतलब कि इतना नहीं सोच रही, ठीक है। आपके आइडिया अकेले से कुछ नहीं होगा, आपकी टीम को भी वही सोचना पड़ेगा और उसी उसी मतलब कि पोटेंशियल से काम करना पड़ेगा, ठीक है। इट वेरीफाइज वेदर द टीम हैज द नेसेसरी स्किल्स, है भी क्या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, और उनके पास एक स्ट्रेटेजिक विजन है कि नहीं प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा वाई मैनेजर अप्रेजल इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपकी जो रिस्क है वो रिड्यूस होती है, ये सारे के सारे अप्रेजल से आपकी जो रिस्क है वो रिड्यूस होती है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं उसे आप ऑप्टिमाइजली यूज कर पाते हो, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी हो जाती है, और स्टेक होल्डर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मेरे पैसे नहीं डूबेंगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा की कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजर अप्रेजल। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहले तो लीडरशिप कंपोनेंट्स,
कंपिटेंस, ठीक है, लीडरशिप कंपिटेंस, कि आपके पास एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। एवेल्युएटिंग ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड विजन ऑफ टीम, आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसी क्वालिटीज जो कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना पाए, ऐसा डिसीजन मेकिंग स्किल्स और विजन ऑफ टीम क्या है कि वो बना भी सकती है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को या फिर नहीं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया है कि अज्यूमिंग असेसिंग अ सीईओ ट्रैक रिकॉर्ड इन हैंडलिंग प्रीवियस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, कि आप अपने सीईओ जो है उसके ट्रैक को समझ रहे हो कि इससे पहले की प्रोजेक्ट को किस तरीके से उन्होंने सक्सेसफुली बनाया था या फिर नहीं बनाया था, उसे हैंडल कैसे किया था, ठीक है। तो ये लीडरशिप कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ठीक है, कि आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी आपकी टीम की उसे एनालाइज करो, कि इंडस्ट्री नॉलेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ मैनेजमेंट टीम, कि आपकी जो मैनेजमेंट टीम है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, वो अच्छी है भी क्या नहीं है, और उसकी इंडस्ट्री नॉलेज कैसी है, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल ये है, चेकिंग इफ द टीम हैज सक्सेसफुली मैनेज सिमिलर प्रोजेक्ट इन द पास्ट, कि आप जिस हिसाब से प्रोजेक्ट लाए हो उस तरीके का प्रोजेक्ट क्या पहले ये जो हमारी टीम है वो कंप्लीट कर भी पाई थी या नहीं कर पाई थी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपकी जो टीम है उसके अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर है, रिव्यूइंग हाउ द मैनेजमेंट फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड एंड वेदर क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड, आपके जो प्रोजेक्ट आपके जो मतलब पूरे मैनेजमेंट टीम है उसके अंदर जो रोल्स और जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, और अगर किसी भी रोल के लिए कोई भी पर्सन नहीं है अवेलेबल तो उसे लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, ठीक है, जो भी आपका प्लान होना चाहिए वो स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, और जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसी पर बेस होना चाहिए। डिटरमाइनिंग इफ द मैनेजमेंट हैज अ लॉन्ग टर्म विजन, क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड इफेक्टिव प्लान फॉर अचीविंग देम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में वो डर जाएं और इधर उधर भागें, आपका एक स्ट्रेटेजिक जो प्लान है उसे फॉलो करें और लॉन्ग टर्म विजन रखें, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टीम के अंदर। एक्सेसिंग द टीम ability to coordinate internally and maintain transparent communication with all project stakeholders, ठीक है। अब इसमें कुछ टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखें और अच्छे से कम्युनिकेट करें और कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे, ठीक है। अब आते हैं हमारे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल और उसके टाइप्स पे कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हैं। तो ये 4 पीवाईक्यूज आए हैं और एक इन्वायरमेंटल वाला ये जो मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसके अंदर देखो अप्रेजल जो है हमारा रेफरेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये हमारा ऐसे पूछा गया था, इसके अंदर आप पूरा प्रोजेक्ट अप्रेजल को समझा के आ सकते हो। फिर यहाँ पर इन्वायरमेंटल अप्रेजल को पूछा था तो आप इसे समझा कर आ सकते हो, यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल अप्रेजल को पूछा था, यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रेजल को पूछा था और क्यों वो अप्रेजल किया जाता है वो पूछा था। तो इसके अंदर आप मतलब बेसिकली अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल 10 नंबर में आता है तो आप उसके साथ उसके टाइप्स भी बताकर आ रहे होंगे, ठीक है, या फिर आपको अलग से कोई भी एक सिंगल टाइप भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अगर आपने प्रोजेक्ट अप्रेजल अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट मतलब आप बनाने वाले हो उसकी एक पहले रिपोर्ट तैयार होती है कि वो फिजिबिलिटी मतलब फिजिबल है भी या नहीं है, वो हो भी पाएगा प्रोजेक्ट आपका पॉसिबल है या नहीं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, क्या क्या कंटेंट होता है वो आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो देखो a feasibility report is a detailed document that assesses whether a proposed project is realistic, viable and profitable, कि आपका प्रोजेक्ट बेसिकली हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो भी पाएगा क्या नहीं। इट हेल्प्स डिसीजन मेकर्स डिटरमाइन इफ दे शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, उसे इस रिपोर्ट से पता लग पाता है कि हमें इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से की सेक्शंस होते हैं वो आपको समझने हैं। सबसे पहले तो एक आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है, सबसे पहला सेक्शन, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हैं वो मेंशन होते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें इस वाले सेक्शन के अंदर मेंशन होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो सारे सेक्शन है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन होता है वो हमारा होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, जिसके अंदर आपका जो टेक्निकल अप्रेजल होता है वो पूरे के पूरे स्टेप्स मेंशन होते हैं, जो रिपोर्ट है उसकी। फिर हमारा मार्केट एनालिसिस यानी कि मार्केट अप्रेजल पूरा मेंशन होता है यहाँ पर। यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि जो आपका
जितना बजट है उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंटल अप्रेजल होता है वो यहाँ पर मेंशन होता है, EIA की जो रिपोर्ट होती है। यहाँ पर मैनेजर फिजिबिलिटी यानी कि जो मैनेजर अप्रेजल होता है वो मेंशन होता है पूरा का पूरा। आप यहाँ पर है ना थोड़ा सा समझा कर भी आ सकते हो जो आपने अभी पढ़ा था अप्रेजल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। अगर कंक्लूजन जो आपका पूरा का पूरा एक कंक्लूजन वो आपने जो निकाला है वहां से कौन सा वे में आप लिखते हो, और आपकी जो रिकमेंडेशन है उस प्रोजेक्ट को लेकर वो भी आप यहाँ पर लिख कर आते हो, ठीक है। तो और आपका जो प्रोजेक्ट है उसके साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर देते हो कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। तो ये 7 सेक्शन होते हैं एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर जो रियल टाइम मतलब होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर PYQ के अंदर ये भी पूछा गया था कि इलस्ट्रेट द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपको यहाँ पर फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है वही बताकर आनी थी। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से सारा सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब कुछ PYQs हैं जो कि मतलब पूछे गए हैं और मैं यहाँ पर मैं नहीं करवा पाया था यहाँ पे सिलेबस के अंदर, अब मैं यहाँ पर अलग से करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन हमारा 2 बार पूछा गया था, व्हाट इज द टर्म फॉर साइट इन केस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो फॉरसाइट होता क्या है, बेसिकली आप फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करते हो, फ्यूचर जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है उन्हें एनालाइज करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरसाइट कहते हैं। फॉरसाइट रेफर टू एन एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी to anticipate future trends, identify upcoming opportunities and complexity, and take proactive actions. It help in long-term planning and staying ahead in business competition. So foresight का मतलब in case of entrepreneurship से यही मतलब है कि एक entrepreneur की एक ability एंटिसिपेट करने की कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके ट्रेंड्स क्या आने वाले हैं, किस हिसाब से चलने वाले हैं, और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और उसे किस तरीके से वो एक्शन ले पाए उन एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली फोरसाइट का मतलब होता है, 2 बार पूछा गया है 2 नंबर के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन अप्रेजल एंड इवेल्यूएशन। तो देखो अप्रेजल जो होता है हमारा प्रोजेक्ट को बनाने से पहले किया जाता है, और जो इवोल्यूशन है जब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद किया जाता है, ठीक है, ये आप समझना। असेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट एंड असेसमेंट आफ्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टू जज फिजिबिलिटी एंड पोटेंशियल, आपको ये जज करने के लिए कि पॉसिबल है भी या नहीं, और यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड आउटकम को जज करने के लिए ये होता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट और डिसीजन से पहले होता है, ये आपका कंप्लीशन के बाद होता है, ठीक है। अब आता है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोरकास्ट। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा पास्ट और हमारा जो प्रेजेंट है, मतलब कि इस समय आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा लग रहा है और कितना पैसा निकल रहा है, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो को कहते हैं हम कैश फ्लो, ठीक है। फोरकास्ट क्या होता है, हमारा एस्टिमेशन होता है कि फ्यूचर में कैश फ्लो कितना रहेगा, कि अभी के डेटा के बेस पर आपका फ्यूचर में डेटा कितना रहेगा वो आप एस्टिमेट करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये बताता है कि क्या हो चुका है, यहाँ पर ये बताता है क्या होने वाला है, और ये यहाँ पर फाइनेंशियल जो डेटा है वो एक्चुअल होता है, यहाँ पर ये अजम्पशन होता है, प्रोजेक्शन होता है आपके डेटा का, ठीक है। यहाँ पर वो जो टाइम फ्रेम है वो पास्ट और प्रेजेंट का होता है, यहाँ पर फ्यूचर का होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 10 नंबर का है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ कैसे कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं और कौन सा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लासिफाई होते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस पर्पस के लिए, वो इंडस्ट्रियल पर्पस है, वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कि आपके प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, इस बेस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल है, कि आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट लग रही है, आपका प्रोजेक्ट है, या फिर नॉन कमर्शियल है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बेस्ड ऑन अर्जेंसी, कि कितना जल्दी आपको प्रोजेक्ट चाहिए, कि इमरजेंसी प्रोजेक्ट है, जल्दी से जल्दी रिक्वायरमेंट है उसकी, या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा आपके पास टाइम है। नेक्स्ट होता है हमारा बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, यानी कि जल्दी खत्म हो जाएगा, या फिर थोड़ा टाइम लगेगा उसे कंप्लीट होने में, ठीक है। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन साइज, की लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट है, या फिर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स है। तो ये हमारे बेस मतलब क्लासिफिकेशन हो गए प्रोजेक्ट के अलग अलग क्राइटेरियाज के ऊपर, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि बेस्ट कौन सा होता है। तो देखो द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कमर्शियल है आपका प्रोजेक्ट या फिर नॉन कमर्शियल है, यानी कि बेसिकली प्राइवेट है या फिर पब्लिक है, कि वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या फिर आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर आपके खुद के फायदे के लिए, ठीक है। वो हमारा जो होता है बेस्ट क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। इज वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज इट अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट फंडिंग एंड रिटर्न जनरेशन, ठीक है। मतलब उसके उससे आप है ना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट फंडिंग और रिटर्न जनरेशन के, वो सबसे अच्छे होते हैं इसके अंदर, ठीक है।
कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेस्ट है। और यहाँ पर हमारी जो पूरी यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है विथ जितने भी हमारे पीवाईक्यू थे उसके साथ। और अगर कोई पीवाईक्यू वगैरह रह गया है तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे जब हम पेपर सॉल्यूशन की वीडियो लाएंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है और उसके साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने काफी अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और अगर आपको लगता है कि कोई और सब्जेक्ट हमें कवर कराना चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हो हमें, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @multi.atoms करके आपको हैंडल मिल जाएगा। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट करके जाना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।